हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 एयर पोल्यूशन एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो इस यूनिट में हम अभी तक कवर कर चुके हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके बेसिक्स। फिर हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि कहाँ से एयर पोल्यूशन स्टार्ट होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या है, यानी कि एयर पोल्यूशन का प्रभाव क्या है। तो हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन का प्रभाव ह्यूमन की हेल्थ पर कैसा है, यानी कि सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन का इकोनॉमी पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन का प्लांट्स पर क्या असर पड़ता है। और अब हम पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट एनिमल्स पर क्या पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स। देखो, जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के अंदर आपको डॉग दिख रहा है। ये डॉग एकदम सैड है। अब ये सैड क्यों है, इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न उसकी हेल्थ ख़राब है, दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं सही है। कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या कुछ प्रभाव डालता है एनिमल्स पर। देखो, पोल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन टू केमिकल सब्सटेंसेस। अब पोल्यूशन बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका जो पोल्यूशन है, इससे स्टार्ट होके केमिकल सब्सटेंसेस एंटरिंग अवर वाटरवेज। हमारे वाटरवेज में जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, इन तक कहीं भी पोल्यूशन हो सकता है। यानी कि पोल्यूशन की एक वाइड रेंज है, एक वाइड वैरायटी है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन इज़ पोल्यूशन ऑफ द एयर। अब इन सब जो भी ये रीजंस हैं पोल्यूशन के, इनमें से सबसे बड़ा पोल्यूशन है एक एयर पोल्यूशन। दिस इज़ अ ग्रोइंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब ये जो एयर पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है, ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बनने वाली है, और है ही, बन चुकी। अब ग्लोबल मीन्स जो सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मीन्स ये पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है, यानी कि हर एक कंट्री की प्रॉब्लम है, और हर एक कंट्री की ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, विच कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड देयरफॉर causes many different direct and indirect problems। और अब जो ये ग्रोइंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है हर चीज़ पर। We now know many of these pollutants are having adverse effects on our own health, and so this raises the question that if the air pollution is so bad for us। अब देखो, इतने सारे हमने पॉल्यूशंस पढ़े कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो जब ह्यूमन हेल्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, तो क्या एनिमल्स के लिए भी एयर पोल्यूशन ख़तरनाक है? उनकी लाइफ पर भी क्या एयर पोल्यूशन का कुछ प्रभाव पड़ सकता है? तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन से क्या एनिमल्स को भी कुछ इम्पैक्ट है और प्रभाव है। देखो, इन शॉर्ट, एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स एनिमल बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब जो एयर पोल्यूशन है, ये डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करता है, एंड द अमाउंट इट अफेक्ट्स अ सर्टेन एनिमल विल वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो इम्पेक्ट है, डायरेक्ट इम्पेक्ट, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब डायरेक्ट फैक्टर्स कौन से हैं? कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट फैक्टर्स में आता है इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। इनहेलेशन का मीन्स जब हम सांस लेते हैं, तो अगर हमारे आसपास का वातावरण दूषित है, फ्रेश नई एयर मिल पा रही है हमें, तो हम इनहेल कर लेंगे वही गैसेस जो पॉल्यूटेड है। अब जब हम ये पॉल्यूटेड गैस अपने अंदर ले लेंगे तो ये दिक्कत करती है। यानी कि एक डायरेक्ट कारण तो है कि हमारा जो इनहेलेशन प्रोसेस है
उसमें हमें प्योर एयर नहीं मिल पा रही है, हमें पॉल्यूटेड एयर मिल रही है। तो इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। फिर उसके बाद इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन फूड और वाटर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं एयर के साथ साथ ये फूड और वाटर से भी हमें मिल सकते हैं, यानी कि वो गैस अगर वाटर में मिक्स हो गई हो तो वाटर वैसा हो जाएगा, और वो गैस अगर फूड में किसी तरीके से मिक्स हो गई तो वो भी हमारी बॉडी में जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन। अब ये गैस स्किन से भी एब्जॉर्ब हो सकती है। तीन चीज़ें हमने पढ़ी, या तो हम इनहेल कर लें गैसेस को, दूसरी चीज़ अगर हमारा फूड या वाटर कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मीन्स ये पॉल्यूटेंट उसमें ऐड है, उससे हम इंजेक्शन कर ले उसका, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन, स्किन से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो ये जो मेथड्स पढ़े हैं ये हैं डायरेक्ट मेथड्स। इनके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड्स या फिर इनडायरेक्ट अफेक्ट्स, कि एयर पॉल्यूशन कैसे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली नहीं है, क्लाइमेट चेंज बहुत लंबे टाइम के लिए धीरे धीरे होता है, तो क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। ओशियन एसिडिफिकेशन, ये हम पढ़ेंगे कि ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट इज़ एसिड रेन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड रेन और ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है। तो डायरेक्ट में हम या तो इन्हेलेशन के थ्रू ले रहे हैं कोई भी कंटामिनेटेड गैस या फिर पॉल्यूटेंट वाली गैस, या फिर फूड या वाटर के थ्रू, या फिर हम स्किन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये तीन डायरेक्ट तरीके हैं, और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स में आता है क्लाइमेट का चेंज होना, ओशियन का एसिडिफिकेशन, एंड थर्ड इज़ एसिड रेन। देखते हैं एसिड रेन क्या है। एसिड रेन इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूशन combines with water in the atmosphere causing it to become acidic। देखो एसिड रेन में क्या होता है, अब हमने उसका नाम रखा है एसिड रेन, यानी कि रेन के अंदर कोई एसिड है, तो वो एसिड किस फॉर्म में है, जब एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों काफ़ी अमाउंट में एयर के साथ मिक्स, एयर पॉल्यूटेंट ये जो है दोनों वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और रेन की फॉर्म में अर्थ पर आती है, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों की फॉर्म में हमारे पास एसिड रेन बन जाती है। When this water falls as rain, it can then have some bad consequences for wildlife। अब देखो जब ये एसिड रेन जंगल, वाइल्ड लाइफ पूरे एरिया में गिरती है तो वहाँ जितने भी जानवर रहते हैं वो सब उससे इफ़ेक्ट होते हैं। प्लांट्स का हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स से भी हो सकता है ये चीज़ इफ़ेक्ट करती हो, और एनिमल्स, सब एनिमल्स के ऊपर जब ये वाला एसिड रेन जाती होगी तो उनकी हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट होती है। The clearest effects of this are on aquatic animals in streams, lakes, swamps and marshes। अब सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो है एक्वेटिक लाइफ पर, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं। वो कहीं जैसे जंगल में तो फिर भी जानवर कहीं छुप सकते हैं उस बारिश से, लेकिन जब एक्वेटिक लाइफ की बात आती है तो उन सबको तो पानी के अंदर ही रहना है, वो कहीं वहाँ से जा भी नहीं सकते, तो इन पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्लियरेस्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस आर ऑन एक्वेटिक एनिमल्स इन स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, स्वैम्प्स और मार्शेस, इन एरियाज़ में जो रहते हैं इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। द एसिड रेन हैज़ बीन फाउंड टू रिएक्ट विद सॉइल्स टू रिलीज एल्यूमिनियम विच वॉशेज इनटू वाटरवेज। अब एसिड रेन में ये भी पता चला है कि ये सॉइल के साथ जब रिएक्ट कर जाती है तो एल्यूमिनियम रिलीज़ करती है जो कि वाटर तक पहुंच जाता है, तो ये बेस का एक बैड इम्पैक्ट है। दिस एल्यूमिनियम कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ
फिश एग्स फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये एसिडिफिकेशन कर देता है और फ़िश के जो एग हैं उनके सर्वाइवल पर इससे फ़र्क पड़ता है। दिस एल्यूमिनियम कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ फिश एग्स फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के जैसे फ़िश के एग हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है एसिड रेन का इम्पैक्ट। दूसरा एक हमने पढ़ा था ओशियन एसिडिफिकेशन। एक बार आप ये रीड कर लो, एसिड रेन। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एसिड रेन इज़ क्लियर नाउ। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ओशियन एसिडिफिकेशन। देखो, ओशियन एसिडिफिकेशन अकर्स व्हेन द increasing amount of CO2 from air pollution is absorbed by the oceans। देखो, ओशियन का एसिडिफिकेशन कब होता है? जब CO2 एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ओशियंस में चली जाती है तो क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 चेंजेस द pH ऑफ द सी वाटर, दैट इज़ मेक्स इट मोर एसिडिक। अब जो ये CO2 पानी में चली जाती है ये वहाँ के pH को चेंज कर देती है। अब देखो, हर जगह के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, अगर उससे कम या ज़्यादा हुई तो वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जब वहाँ की pH बढ़ जाती है तो वहाँ का पानी एसिडिक हो जाता है। अब उससे क्या फ़र्क आता है? एज विथ क्लाइमेट चेंज, इफ़ दिस चेंज अकर्ड स्लोली like it might have done before humans arrived, then animals could potentially adapt to the different conditions. However, these changes are happening rapidly thanks to all the air pollution we are causing and animals just can't adapt quickly enough। देखो, इस बात का मतलब यही है कि ये अगर धीरे धीरे होता तो क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे आता और हम इस चेंज को एडेप्ट कर पाते। लेकिन अगर कोई भी चेंज बहुत जल्दी आता है तो ह्यूमन बॉडी उसे एडेप्ट नहीं कर पाती। जैसे ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो इंसान को अभी उससे खतरा नहीं है, लेकिन अगर एक साथ ही 10-20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी उस चीज़ को। तो अगर कोई भी चेंज स्लोली आता है, धीरे धीरे आता है, तो ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन को एडेप्ट कर सकता है, उसमें सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी चेंज बहुत फास्ट हो जाता है तो उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि ये जो चेंज है ये बहुत फास्ट आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है। तो ये भी इसलिए हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है एयर पॉल्यूशन का। ओशियन एसिडिफिकेशन, एक बार आप ये पढ़ लो। ओके, ओशियन एसिडिफिकेशन इज़ क्लियर नाउ। देखो, नेक्स्ट इज़ द इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स। अब कुछ इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। It gets complicated because everything in the environment is interconnected, making it very hard to pinpoint exactly how these pollutants are indirectly affecting animals। अब देखो, हर एक चीज़ एनवायरनमेंट में एक दूसरे पर डिपेंड है। हर एक चीज़, जैसे फूड चेन है, एक बंदा दूसरे पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, हम किसी और पर डिपेंड है फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए। तो ऐसे ही एक कनेक्शन बना है कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जैसे ये इंटरकनेक्टेड है चीज़ें, वैसे ही ये जानना भी थोड़ा मुश्किल था कि क्या पॉल्यूशन से
एनिमल्स को फ़र्क पड़ता है, ये इस पैराग्राफ का मतलब है। फिर सेकंड पैराग्राफ है, इफ़ एयर पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग जस्ट द टाइनीएस्ट ऑफ माइक्रोब्स that could still have indirect implications for other animals further up the food chain। देखो इसका मतलब है कि जब एयर पोल्यूशन माइक्रोब्स, छोटे माइक्रोब्स जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं अपनी आँखों से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो उन तक पर भी ये एयर पोल्यूशन प्रभाव डाल सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। So I won't try and explain every single impact in this article, but I will highlight a few moment of more interesting concern। ये आपके मतलब का नहीं है, आपको बस इतना देखना था कि इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी एनिमल पर होते हैं काफ़ी। देखो अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, रीड करके बता देती हूँ मैं। ये हमारे जलमार्ग में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर रासायनिक पदार्थों तक प्रदूषण कई रूपों में आता है, लेकिन प्रदूषण के सबसे बड़े रूपों में से एक वायु का प्रदूषण है। यह एक बढ़ती हुई वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जो कई रूपों में आती है और इसलिए कई अलग अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्याओं का कारण बनती है। अब हम जानते हैं कि इनमें से कई प्रदूषक हमारे स्वयं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और इसलिए यह सवाल उठता है कि यदि वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत बुरा है तो जानवरों पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको हिंदी में बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। संक्षेप में, वायु प्रदूषण जानवरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को प्रभावित करता है और एक निश्चित जानवर को प्रभावित करने वाली राशि कई कारकों के आधार पर बहुत भिन्न होगी। प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल हैं, सबसे पहला हवा में गैसों और कणों की सांस लेना। ठीक है, जो आपको बताया था कि इन्हेलेशन। सेकंड इज भोजन या पानी में कणों का अंतर्ग्रहण। और थर्ड है त्वचा के माध्यम से गैसों का अवशोषण। ये थे हमारे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव। फिर उसके बाद है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभावों में शामिल है जलवायु परिवर्तन, महासागर अम्लीकरण, अम्ल वर्षा, ओजोन परत रिक्तीकरण। ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद है पालतू जानवर। पालतू जानवरों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव, जो मनुष्य के समान वातावरण में अपना अधिकांश समय बिताते हैं, आप इसी तरह की उम्मीद करेंगे। और अध्ययनों ने, जो भी अध्ययन हुए मतलब स्टडी हुई, उससे पता चला है, अध्ययन ने कुत्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पाया है। मैक्सिको सिटी में एक अध्ययन वायु प्रदूषण के कुख्यात उच्च स्तर वाले शहर में रहने वाले कुत्तों की तुलना एक अनपेक्षित क्षेत्र में रहने वाले कुत्तों से की जाती है। उन्होंने पाया कि प्रदूषित क्षेत्रों में कुत्तों ने मस्तिष्क और अन्य लक्षण को रोग का संकेत दिया है, लेकिन अभी भी इस विषय पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं। देखो, ये हम डायरेक्ट ह्यूमन से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ आसपास पॉल्यूशन है तो वहाँ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स, फिज़िकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो एरियाज़ जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो इस स्टडी में पता चला था, जैसे डॉग्स पर स्टडी की गई थी, कि जहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं था वहाँ एकदम फिट एंड फाइन थे, और जहाँ पर पॉल्यूशन था वहाँ के डॉग्स में मेंटल प्रॉब्लम्स भी थी और अन्य लक्षण भी थे। तो ये बात क्लियर है कि जहाँ एयर पोल्यूशन होगा वहाँ एनिमल्स को दिक्कत होती है। ह्यूमन के साथ साथ, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी पॉल्यूशन से दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज पशुओं पर वायु प्रदूषण का अप्रत्यक्ष प्रभाव।
यह वह जगह है जहाँ यह जटिल होने लगती है। यह जटिल हो जाता है क्योंकि पर्यावरण में सब कुछ अंतर जुड़ा हुआ है, जिससे यह इंगित करना बहुत मुश्किल है कि ये प्रदूषक अप्रत्यक्ष रूप से जानवरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर वायु प्रदूषण सिर्फ सबसे सूक्ष्म जीवों को प्रभावित कर रहा है, तो अभी भी अन्य जानवरों के लिए अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, तो खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए चलो, ये हमारी सिर्फ इतनी काम की बात थी, आगे ये राइटर ने अपने लिए लिखा था। ठीक है, तो ये पशुओं पर भी प्रभाव है कि क्या इन पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कैसे कैसे एनिमल्स भी एयर पॉल्यूशन से इफ़ेक्टेड होते हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया है। देखो, स्टार्टिंग हमने एक पिक्चर से करी थी, ये पिक्चर देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन किन किन फॉर्म्स में हो सकता है, प्लास्टिक से लेके केमिकल सब्सटेंसेस, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जैसे ये बड़ा इशू है, ह्यूमन को दिक्कत है, हर किसी को दिक्कत है, तो क्या एनिमल्स पर भी इस चीज़ का प्रभाव है। तो हमने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन का एक तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है और एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है। डायरेक्ट इफ़ेक्ट में हमने 3 चीज़ पढ़ी थी कि इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। सेकंड हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन फूड और वाटर। पहला कि इनहेलेशन डायरेक्ट मतलब सांस के थ्रू इनहेलेशन। दूसरा हमने पढ़ा फूड या वाटर के थ्रू। और तीसरा हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस थ्रू स्किन के थ्रू। फिर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज, ओशियन का एसिडिफिकेशन और एसिड रेन। फिर हमने ये डिटेल में ही पढ़ लिया था कि ओशियन का एसिडिफिकेशन क्या है और एसिड रेन क्या है। देखो, एसिड रेन आप एक बार दोबारा से पढ़ लो। नेक्स्ट इज़ ओशियन एसिडिफिकेशन। ये भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि CO2 की वजह से होता है। CO2 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ओशियन के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर ये पानी के जो लेवल है pH का, उसे डिस्टर्ब कर देता है, चेंज कर देता है। तो उससे वहाँ की जितनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें दिक्कत होती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स एयर पॉल्यूशन के एनिमल्स पर क्या है। फिर हमने देख लिया इसे पूरे कंटेंट को हिंदी में देख लिया था। सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। वही फैक्टर्स डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखे हमने। फिर हमने पालतू जानवर की स्टडी भी देखी थी कि कुत्तों के अंदर क्या चेंज था। फिर हमने पशुओं पर वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो दोबारा से देखें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू।